बच्चे जो होते हैं वो बेहद चंचल होते हैं, लेकिन अगर वो चंचलता ज़रूरत से ज़्यादा हो या फिर बिहेवियर में कुछ असामान्य हो तो ये मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है। एडीएचडी एक ऐसी ही समस्या है और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश सागर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, एम्स दिल्ली से। और साथ ही अगर हम मानसिक सेहत की बात करें तो स्कूल किस तरह से विद्यार्थियों को सहयोग देता है मेंटल हेल्थ के लिए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सीमा बजाज मैम। नमस्कार मैम, हेड ऑफ रेमल पब्लिक स्कूल रोहिणी से। थैंक यू सर। तो एडीएचडी क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी से ऐसा संपर्क किया होगा, ऐसा कोई ना कोई इंसान आपको मिला होगा जिसको देखकर आपको लगा होगा कि शायद एडीएचडी या कुछ मानसिक इशू इनको है। तो आपसे अब अपने व्यूअर्स के लिए हम थोड़ा अच्छे से समझना चाहेंगे कि किस तरीके की मेंटल कंडीशन है जिसको हम एडीएचडी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप चर्चा कर रहे हैं एडीएचडी के बारे में, और क्योंकि इसके बारे में इतनी चर्चा होती नहीं है जी। और हम अक्सर जब मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, बट एडीएचडी के बारे में नहीं करते। बहुत ख़ास बात यह है, बच्चों में अगर समस्या होती है, दो तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी क्लिनिक में है, जो आते हैं बच्चे। एक होती है पढ़ाई से रिलेटेड कि मेरा बच्चा कम पढ़ रहा है, मेरा बच्चा जो है पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं। दूसरी जो समस्या होती है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की। अब ADHD जो एक समस्या है इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट बिहेवियरल प्रॉब्लम। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका अफेक्ट जो है पढ़ाई से भी होता है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसको आइडेंटिफाई जल्दी कर लेते हैं, ट्रीट करते हैं, तो इसका पूरा ट्रीटमेंट संभव भी है। अच्छा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पूरी तरह से अवेलेबल है। और एक और बात बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ADHD का ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत भयानक हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पढ़ाई, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है, सिम्टम्स के बारे में और चर्चा कर सकते हैं, थोड़ा आपने बताया है कि उसकी वजह से क्या होता है कि तो पढ़ाई जो है वो नंबर कम आते हैं, पढ़ाई पीछे हो जाता है बच्चा, स्कूल रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं वो नहीं कर पाते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीयर रिलेशन नहीं बन पाती, क्योंकि जो बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको बाकी लोग भी दोस्त नहीं बनाना चाहेंगे, उससे दूर रहेंगे। तो ये सब चीज़ों की वजह से कभी कभी बच्चे में एक हीन भावना भी आ जाती है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। तो जो इसके कॉन्सिक्वेंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, जो कि प्रिवेंटेबल है, जो कि ट्रीटेबल है। जी, और इसलिए क्योंकि डॉक्टर सागर ने स्कूल का जिक्र किया है, पढ़ाई का जिक्र किया है, मैं सीमा मैम आपके पास आता हूँ। जब भी कोई विद्यार्थी स्कूल आता है तो स्कूल हमें पढ़ाई तो कराता है, लेकिन क्या स्कूल उनकी मानसिक सेहत को लेकर भी सजग रहता है, उन्हें सहयोग करता है? बिल्कुल सर। द एजुकेशन सिस्टम, आई कंग्रेचुलेट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड बिफोर दैट ऑल्सो that now we have the inclusive education system. So मुझे ऐसा लगता है कि जब हम inclusive education system पे जा रहे हैं और हमारी जो education policy कह रही है कि हमें we have to see each child as a unique child, तो ये भी uniqueness में ही आई बात। हमें इनके साथ we don't have to treat them as a different children. We have to treat them as a common child, a unique child, but हमारा उसके साथ एक human touch is very important. And when I talk of the human touch, at that time I personally feel is that being an educationist, इन बच्चों के साथ मुझे इनको ये तो महसूस कराना है that you are not different from others. To me you are also equal and I am looking at you with the same eyes. But yes, you are getting certain important treatment from my side, which is a kind of a reward maybe I am giving to you and to other children also. तो डॉक्टर सागर, अगर कोई स्टूडेंट है, उसे ADHD है और आप कह रहे हैं वो छोटी उम्र में, यानी 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास स्टूडेंट को भी हो सकता है, आप स्कूल का रोल किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्कूल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे मैडम ने बताया कि एक तो हम बता सकते हैं कई बार जो हमारे पास कंसल्टेशन आती है वो स्कूल रेफर करता है कि क्योंकि
एक बात हम बताना चाहेंगे कि जो टीचर है, क्योंकि उसके पास 30 बच्चे क्लास में, तो उसे पता होता है कि इन बच्चों में प्रॉब्लम है और ये बच्चे ठीक हैं, तो वो अक्सर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कभी कभी पेरेंट जो है उन्हें लगता है नहीं मेरा बच्चा ठीक है, उसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इमोशनली हम डील करते हैं। लेकिन जब टीचर जो संवाद करते हैं पेरेंट से, तब उन्हें लगता है कि नहीं मुझे कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है और ट्रीटमेंट में भी उनका रोल है। बहुत सारी ऐसी क्लासरूम टेक्निक्स हैं, स्कूल रिलेटेड टेक्निक्स हैं जो हम टीचर्स को बताते भी हैं कि जो बच्चे को ADHD है, ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो मतलब कहने का मतलब है कि उसमें अटेंशन की कमी होगी, उसके चर्चा कर सकते हैं, और हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम है। तो हम ये कहते हैं कि बच्चे को सामने की चेयर में रखें, आसपास जो है विंडो के पास ना बिठाएं, क्योंकि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। कोई भी जो इंस्ट्रक्शन दें बड़े जो छोटा छोटा करके दें, जो पूरा समझ ले। तो बहुत सारी ऐसी मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रीटमेंट है सिर्फ डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं, टीचर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और हम डिस्कस भी करते हैं। और बहुत सारी वर्ल्ड ओवर जो है क्लासरूम टेक्निक, स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जहां पे बच्चे को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर, यहाँ आपने हाइपर एक्टिविटी की बात की, तो वो हाइपर एक्टिव अगर उसको हम सरल भाषा में समझना चाहें तो असल में क्या है, किस बच्चे को हम कहेंगे कि ये हाइपर एक्टिव? बहुत अच्छी बात। देखिए ऐसा है कि जो इसका जो सिम्टम है, अगर हम 2 तरह से डिवाइड होते हैं। एक होता है जो क्लस्टर सिम्टम है 6 महीने से ज़्यादा है, जहाँ पे एक तो पुअर अटेंशन है। पुअर अटेंशन का मतलब है कोई काम में ध्यान नहीं देना, चीज़ों को भूल जाना, जो भी काम जो क्लास वर्क है अधूरा थोड़ा शुरू करना फिर उसको बंद कर देना। तो ये अक्सर ये कंप्लेंट होती है कि इसका जो क्लास वर्क है वो अधूरा रह जाता है, रबड़ पेंसिल ये भूल जाता है, कोई काम को ऑर्गेनाइज नहीं करना, खाना खाने वक्त भी ऑर्गेनाइज नहीं होना, बिखेर देना चीज़ों को। तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो पुअर अटेंशन के सिम्टम्स होते हैं। फिर हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि ओवर एक्टिव, मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठना, रेस्टलेस रहना, फिजिटी होना, क्लास में बार बार बाहर जाना, जैसे बाथरूम जाना है, एक जगह दूसरे बेंच पे चले जाना, दूसरों को तंग करना, अकेले बैठकर क्वाइटली लेजर एक्टिविटी नहीं करना। तो ये सारे जो और अक्सर जो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, जैसे मॉल गए, मार्केट गए तो दौड़ के कहीं चले जाना। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने नहीं बताया, कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जो ADHD है, क्योंकि 20 से 30% वो अडल्ट में भी आ जाता है। अब उसमें जो ड्राइविंग वगैरह जो करते हैं, और एक्सीडेंट का भी लिंक देखा गया है कि पुअर अटेंशन और कंसंट्रेशन से भी और उससे भी एक्सीडेंट के दर बढ़ जाते हैं। जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्कूल के अथॉरिटीज़ को पता कैसे लगता है कि किसी विद्यार्थी को ADHD है? क्या पेरेंट टीचर मीटिंग में मार्क्स सब्जेक्ट्स के अलावा इन विषयों पे बात होती है? पेरेंट खुद बताते हैं? कोई आपको कौन बताता है स्कूल को कि ये मानसिक परेशानी हो सकती है विद्यार्थी को? सर, जब हम स्कूल में बात करते हैं तो असेसमेंट शुड नॉट बी टेकन एज अ थ्रेट। मतलब रिजल्ट आया, वो हमारे ज़माने का टाइम था जब आते थे कि पेरेंट हम अपनी रिपोर्ट कार्ड नीचे लगाया करते थे। इट शुड नॉट बी टेकन एज अ थ्रेट। नाउ व्हेन वी आर डूइंग द असेसमेंट, वी आर वर्किंग अपॉन द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ अ चाइल्ड। हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम कॉग्निटिव को देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम उसकी पेस को बनाते हैं। तो मेरे अपने स्कूल में तो अगर आप गए तो आई से द रिपोर्ट, इट इज़ नॉट अ रिपोर्ट कार्ड, इट्स नॉट, आई एम नॉट रिपोर्टिंग एनीथिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। तो मैं वहाँ पर उसकी सोशल कंडक्ट की बात करती हूँ, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली वन चाइल्ड, वी आर टॉकिंग फॉर एवरी चाइल्ड। तो वहाँ से अपने आप ही कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है। बट कंपैरिजन आई डोंट मेक फॉर एनीवन, आई ओनली टेल द पेरेंट दैट मैंने यहाँ से, बच्चा यहाँ बैठ रहा था, अभी बैठा नहीं, पर कोशिश की, तो मैंने छोटे छोटे काम देने शुरू कर दिए। सो मैं अपनी कार्ड में ये लिखती हूँ दैट द चाइल्ड इज एबल टू सिट फॉर 10 मिनट्स नाउ, द नेक्स्ट टर्म व्हेन इट कम्स फॉर 15 मिनट्स। फिर उसके बाद हम एक ग्राउंड रूल्स बनाते हैं स्कूल के अंदर, ग्राउंड रूल्स, और ये सब में पैरामीटर्स इन द व्हेन वी आर गोइंग ऑन विद द PTM हम पेरेंट को बताते हैं, सी दिस इज द ग्राउंड रूल्स आर देयर ऑन द बोर्ड,
हमने एक चार्ट बनाया हुआ है और हर बच्चे के साथ हमने उसने बताया ये ग्राउंड रूल बनाओ। तो छोटे छोटे रूल्स जो हमने बनाए उसको भी हमने अपना स्टेक होल्डर बना लिया। तो वो रूल्स छोटे बन गए, वो फॉलो करने की कोशिश करेगा, उसकी डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो हमने उसको कुछ ऐसे रूल्स देने शुरू कर देते हैं जो उसकी पसंद के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि म्यूजिक रूम में वो जाता और जोर जोर से ड्रम बजाना शुरू कर देता है, नो व्हाट विल बी दैट इन द ऑर्केस्ट्रा आई विल टेक इज दिस, आई विल कंसिडर दिस एज अ स्ट्रेंथ, नॉट एज अ वीकनेस। तो उसको ये लगेगा मैं अलग तो नहीं हूँ, मैंने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। अब दूसरा जो भाग दौड़ रहा होता है, सो व्हाट आई विल डू ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन और इन द ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड्स इन द स्कूल, मैं उसको वॉलंटियर बना दूंगी या प्रीफेक्टोरियल बोर्ड में डाल दूंगी दैट यू आर मेंट फॉर द डिसिप्लिन। सो दिस इज द वे वी डू इन द स्कूल। काफ़ी चैलेंजिंग है ये टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए। सर, क्या मेडिटेशन इसमें हेल्पफुल हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए? हाँ, बिल्कुल। देखिए मेडिटेशन को समझें वो क्या है, ध्यान लगाना। अब उसमें क्या होता है ADHD में, जैसे पुअर अटेन मतलब ध्यान की कमी होती है, जैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ऑब्वियसली मतलब उसका अटेंशन उसका बढ़ेगा और उसका ध्यान और जितना, तो मेडिटेशन का रोल हो सकता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आपके अटेंशन पुअर है तो ध्यान लगाने में दिक्कत आती है शुरू में। तो अगर ऐसा है तो एफर्ट्स करते रहें, लेकिन डेफिनेटली इसका भी रोल है। और भी जो इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने बताया पहले कि इसका ट्रीटमेंट है, अवेलेबल ट्रीटमेंट है, एविडेंस बेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हमारे देश में भी है। मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवा का बहुत ही परफेक्ट ट्रीटमेंट है, और उसके अलावा बहुत सारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है, जिसमें पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, बिहेवियर थेरेपी है, और स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, और फिजिकल एक्टिविटी है। हम ये कहते हैं बच्चे को जो है उसको एक्टिविटी में रखिए आप, कुछ ना कुछ घर में गार्डनिंग है, उसको खाली ना रहने दीजिए, क्योंकि बच्चे का अगर वो एक्टिव है तो वन शुड टेक एज अ स्ट्रेंथ ऑल्सो एट टाइम। बिल्कुल सही कहा। और उसको उसी तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, और ये भी मानना चाहिए हर बच्चा यूनिक है, किसमें एक्टिविटी ज्यादा है, किसमें कम है। लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाती है तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। बिल्कुल। इसका मतलब अगर कोई भी मानसिक परेशानी हो, चाहे ADHD हो या कोई और, बहुत ज़रूरी है कि संवाद करें और स्टिग्मा ना महसूस करें। आप डॉक्टर से बातचीत भी करें। और जहाँ तक सॉल्यूशंस की बात है, हमारे पास 2-3 मिनट शेष हैं। आपको क्या लगता है सॉल्यूशंस में और क्या कर सकते हैं हम? सो एज यू सेड कि मैम ने कहा कि मेडिटेशन, ऑलरेडी ये बच्चा हाइपर एक्टिव है जैसे सर ने कहा, और अटेंशन डिफिशिएंट है, तो शायद मेडिटेशन हमें उतना सक्सेसफुल, जैसे सर ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं उतना हेल्पफुल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रांजिशनल पीरियड हम डिफाइन नहीं करते हैं इस बच्चे के लिए, स्पेशली बिकॉज मेरे माइंड में है, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं, बट मुझे अंदाज तो नहीं उसे दिलवाना कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, एनी टाइम रैंडमली क्लास चल रही है, अब ये बच्चा क्योंकि दौड़ रहा है, कहीं भाग रहा है, कुछ कर रहा होता है, तो एवरीवन फॉर अ व्हाइल लेट्स स्टैंड ऑन आवर चेयर, on our seat, and let's do one physical activity. So everyone in the school is doing that. I am also standing on my seat and I am also doing certain physical activity, bending down, bending low. तो ये क्या हुआ, उसकी एनर्जी को मैंने वहीं से, जो उसकी अर्ज है, मैंने उसको चैनलाइज कर दिया। बिल्कुल, एनर्जी चैनलाइज करने की ये भी एक टेक्निक है। इस समय स्काइप के माध्यम से हमारे साथ हैं योग वैज्ञानिक अतुल व्यास जी। अतुल जी, गुड मॉर्निंग। TD मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बातचीत कर रहे हैं बच्चों की मानसिक सेहत पर खास तौर पर, तो आप क्या बताएंगे योग में क्या सॉल्यूशंस हैं खास तौर पर स्कूली विद्यार्थी के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन मैं बता रहा हूं, और ये ADHD जो है ये एक्चुअली वर्स्ट फॉर्म ऑफ एंजाइटी है। और एक अमेरिका में डॉक्टर है डेनियल अमीन, वो न्यूरोसर्जन है, उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली, स्पेक्ट्रोग्राम, मतलब ब्रेन का वो करते हैं CT स्कैन, बट एक्टिव ब्रेन का। तो उन्होंने इस ADHD, एंजाइटी, फियर का जो पार्ट हमारा ब्रेन का एक्टिव होता है वो होता है बेसल गैंग्लिया। जब बेसल गैंग्लिया नाम का एक पार्ट जो ब्रेन में है वो ओवर एक्टिव होता है, तो आपके अंदर एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ये सब चीजें, फियर, ये सब पैदा होता है। इसको कम करने के लिए उनको हमने, मतलब मेरा उनसे इंटरेक्शन है, मैं योग के अंदर साइंटिस्ट हूं, तो
बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरा मतलब हम जी। उनको बताते रहते हैं जी। साहब ये है ये, तो उन्होंने एक हमने उनको एक सजेस्ट किया था 10, तो उनमें से 3 उन्होंने अपनी उस पे जी। बुक पे भी इंक्लूड किए हैं। उसमें पहला है कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग, मतलब हाथ अगर ऊपर करके आप जी। ब्रीथ करें तो पेट से ब्रीदिंग होती है। जी। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते ही जी। बेसल गैंग्लिया की अतुल जी, activity एक तो normal एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो गया, जल्दी से बाकी दोनों भी बता दीजिए। जी, और दूसरा है क्रिया योग में ओके। हम कंसंट्रेशन फिक्स करते हैं। ओके, और क्रिया तीसरा? योग में डेवलप करने के लिए, सुनिए, क्रिया योग में कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए फोकस नहीं करना पड़ता। अच्छा। उसमें कहता है कि हमारी जो अटेंशन है उसको घुमाओ, मतलब मान लीजिए कोई सामने चक्कर है, एक बॉल को घुमा रहे हो आप एक सर्किल में, तो उसको बोले इसको देखो, उसको घूमते घूमते वो देखेगा तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली डेवलप होता है। ये एक क्रिया योग की नई जी टेक्निक है। अतुल जी, थैंक यू आपका। और आप जो बता रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब हम अगले फ्राइडे 16 जून को आएंगे, और क्योंकि इस महीने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो अतुल जी आपसे और तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर सागर, हमारे पास बस 1 मिनट ही शेष है। सॉल्यूशंस में हम और क्या कर सकते हैं, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं हमारे पास? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसकी डेफिनेट दवा है और टेस्टेड दवा है वर्ल्ड ओवर, और बहुत किस्म की दवाएं हैं और बहुत इफेक्टिव दवा है। मैं कहता हूं कि ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बहुत सारा। दवाएं कुछ समय के लिए लेनी पड़ती हैं बच्चों हाँ, देखिए, दवा जो है, ये बताना ज़रूरी है कि दवा का काम बड़ा स्पेसिफिक होता है। सुबह के वक्त देते हैं, उसका इफेक्ट 3-4 घंटे रहता है। जब बच्चा स्कूल जाता है या घर आकर उसको होमवर्क करना होता है, तो उसमें उसकी अटेंशन इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि दवा जो है स्किल नहीं सिखाता है। स्किल के लिए फिर आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, टेक्निक्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें जो हम इंटरेक्ट करते हैं, एजुकेट करते हैं पेरेंट्स को, तो वो सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चे के ADHD को मैनेजमेंट करने के लिए। ये भी मानना बहुत ज़रूरी है कि ADHD के साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस भी होती हैं, जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं, इवन डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी, क्योंकि उसके अंदर एक सेल्फ एस्टीम कम होता है, तो वो भी हो जाता है। तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करते हैं, और कुछ दवाइयाँ हैं जो भी ADHD जैसे सिम्टम्स को उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए हमें मैसेज ये देना चाहते हैं कि इसका जो कॉज, क्योंकि उसके बारे में चर्चा नहीं की, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे जो हैं जिनका बर्थ वेट बहुत कम होता है, या बचपन में प्रॉब्लम्स होती हैं, या डिलीवरी के वक्त दिक्कत होती है, तो मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो आपका जो डिलीवरी है वो सब सही हो, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी आगे चलकर आपके ब्रेन में अफेक्ट होता है। ADHD जैसे सिम्टम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है कि हमारा मैसेज ये है कि प्रिवेंट करें कि ये चीज़ हो ही ना पहले पर। लेकिन अगर होती भी है तो आप इसको पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। मैसेज एक समाज के लिए भी है कि अगर किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको साथ बहुत पेश ऐसे आए जैसे बहुत ही हमदर्दी और एक सपोर्ट की ज़रूरत है उसको, ना कि उसको स्टिग्मेटाइज करें, ना कि उसको ऑस्ट्रेसाइज करें। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे समाज के लिए, हमारे उनके पीयर्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए। इस मैसेज के लिए डॉक्टर सागर आपका और सीमा मैम आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।